मुझे हेनरी किसका मात्रक है, कमेंट करके बताएंगे बच्चों। चलो चालू करेंगे। ये सामान्य अध्ययन है, इसमें हिस्ट्री भी है, साइंस भी है, अर्थशास्त्र भी है, कंप्लीट पैकेज वाला हम सेक्शन ले रहे हैं ताकि आपको पूरा मिले। जवाब दीजिए, हेनरी किसका मात्रक होता है, कमेंट करके बताइए बच्चों मुझे, हेनरी किसका मात्रक होता है, एक बार कमेंट करके बताइए, है ना। सवाल अच्छे हैं, छूटना नहीं चाहिए। पूजा शायद 18 को है ना, देख लेंगे एक बार, है ना। चलिए स्टूडेंट कमेंट करना चालू करेंगे, हेनरी किसका मात्रक होता है। और आपको साइंस पढ़ना है बच्चों। वार्डन में 15 नंबर का आएगा जनरल स्टडीज और इसमें 65 नंबर्स का है, तो दोनों के टर्म्स अलग अलग है, तो तैयारी भी अलग अलग होनी चाहिए आप लोगों का। जवाब दीजिए, हेनरी किसका मात्रक है, यह है प्रेरकत्व का मात्रक है, याद रखना प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। समझेंगे, हेनरी प्रेरकत्व का एसआई मात्रक है जो कि अमेरिकी वैज्ञानिक जोसेफ हेनरी के नाम पर रखा गया है। इस बात को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरकत्व की खोज की थी, इस बात को याद रखना बच्चों, ठीक है। सवाल ऐसे साइंस के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको जवाब देना है स्टूडेंट सही तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की भ्रमण की गति कितनी होती है। पृथ्वी जब घूमता है उसकी भ्रमण की गति कितनी होती है, कमेंट करके बताएंगे मुझे। पृथ्वी की भ्रमण की गति कितनी होती है, कमेंट करके बताइए बच्चों मुझे। पृथ्वी की भ्रमण की गति कितनी होती है। और याद रखना, लेबर इंस्पेक्टर में 65 क्वेश्चन जनरल स्टडीज से है, सामान्य अध्ययन से, और इसमें 15 क्वेश्चन है वार्डन में। तो ये सवाल आपको पूछे जाएंगे, आपको पता होना चाहिए बच्चों। और हमने सारा कवर किया है, भूगोल भी लिया है, हिस्ट्री भी लिया है, साइंस भी लिया है। तो इस टॉपिक को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। और जो नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। कितनी होती है पृथ्वी की भ्रमण की गति। सब डी 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 क्यों ठोक रहे हो, आराम से बताओ मुझे। पृथ्वी की भ्रमण की गति, हाँ ये यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ये, हाँ जवाब दीजिए। वैसे यहां पे ये होना चाहिए था, ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है ना, इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, यहां पे थोड़ा ठीक कर लेना। 29.7 मीटर पर सेकंड होता है, याद रखना, ठीक है। हबल क्या है, कमेंट करके बताइए मुझे, हबल क्या है, कमेंट करके सारे बच्चे जवाब देंगे मुझे। हबल क्या है, कमेंट करेंगे बच्चों, हबल क्या है बताओ। चलो हबल, हबल क्या है, एक प्रकार का जवाब दीजिए। 29.7 किलोमीटर पर सेकंड होता है पृथ्वी की भ्रमण करने की गति। जवाब दीजिए, हबल क्या है, जवाब दीजिए। देखिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई बच्चा भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेगा। जवाब दीजिए, हबल क्या है। हबल पढ़ के जाना, क्योंकि याद रखिए लेबर में 65 नंबर है सामान्य अध्ययन और इसमें 15 नंबर है, तो ऐसे सवाल आपके पूछे जाएंगे बच्चों। हबल क्या है, कमेंट करके बताएंगे मुझे, हबल क्या है। हबल, हबल एक अंतरिक्ष दूरदर्शी है, टेलीस्कोप होता है हबल। देख लो, अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप से पहले हबल टेलीस्कोप लाया गया। हबल टेलीस्कोप क्या करता था, पृथ्वी में बहुत मतलब अंतरिक्ष में बहुत आगे तक वो देख सकता है। एक हबल एक टेलीस्कोप है ना, इस बात को याद रखना। 25 अप्रैल 1990 में अमेरिकी अंतरिक्ष की मदद से इसे कक्षा में स्थापित किया गया है, जो तारों का अध्ययन करता है और सब कंप्लीट ग्रहों का अध्ययन करता है, सबका अध्ययन करता है, इसको याद रखना, ठीक है। और ये नासा के द्वारा इसे बनाया गया है बच्चों, इस बात को, नासा के द्वारा इसे बनाया गया है, सारे बच्चे इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नींबू में या ग्रे फूड में मुख्यतः कौन सा एसिड उपस्थित रहता है, कमेंट करके जवाब देंगे। नींबू में या ग्रे फूड में कौन सा एसिड उपस्थित रहता है, कमेंट करके जवाब देंगे। नींबू में ग्रे फूड में कौन सा एसिड उपस्थित रहता है, कमेंट करके जवाब दो मुझे। नींबू में या ग्रे फूड, ग्रे फूड समझते हो ना, याद रखना ऐसे सवाल आपके आएंगे। दोनों सेक्शन को पकड़ के चलिए, लेबर में ये 65 नंबर के आ रहे हैं, वार्डन में 15 नंबर का आ रहा है। सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज, इस पे बच्चे फोकस नहीं करते हैं तैयारी करते समय, वो कंप्यूटर में जा रहे हैं, वो इसमें घुस रहे हैं। इसको भी देखिए, ये टॉपिक बहुत अच्छा है। क्या होता है बताइए, नींबू में कौन सा एसिड, कौन सा अम्ल पाया जाता है, कमेंट करके जवाब दीजिए मुझे। नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। समझिए, साइट्रिक एसिड एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। क्या है, कार्बनिक अम्ल है। ये नींबू में मिलता है, संतरे में और खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल के लवण पाए जाते हैं। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अगर ऐसा सवाल आएगा तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आपको ऐसा जवाब देना पड़ेगा बच्चों, यहां पे गलत आप नहीं कर सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट के स्केल का एक ही पार्ट देते हैं। जवाब दीजिए, फ़ारेनहाइट का एक ही पार्ट का स्केल देते हैं किस तापमान पर, जवाब दीजिए। वेरी गुड बच्चों, कमेंट करना चालू करेंगे। और मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज के टॉपिक को इग्नोर मत करना। जनरल स्टडीज से बहुत सारे सवाल आते हैं, इग्नोर करके और अदर टॉपिक पे मत भाग जाना। उसको तो करना ही करना है, इसको भी करना है आपको। किस तापमान फ़ारेनहाइट स्केल का एक ही पार्ट देता है, जवाब दीजिए। एक ही पार्ट देता है, वो कौन सा तापमान है बताइए मुझे।
फ़ारेनहाइट और सेल्सियस एक ही पार्ट देता है, कमेंट में जवाब दीजिए। -40 डिग्री, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाले हैं, आपको पढ़ के चलना है बच्चों, ठीक है। अगला, चूना पत्थर कायांतरित हो जाता है तब वह बनता है। कायांतरित मतलब चेंज हो जाना, ट्रांसफॉर्म होने के बाद क्या बनता है। चूना पत्थर का रूपांतरण होने के बाद वह क्या बनता है, कमेंट करके जवाब दीजिए मुझे। चूना पत्थर के रूपांतरण के बाद वह क्या बनता है, कमेंट करके जवाब दीजिए मुझे। चूना पत्थर का रूपांतरण हो जाता है तब वो क्या बनता है, कमेंट करके बताइए मुझे प्यारे बच्चों। अच्छा सवाल है ये, और एग्जाम में पूछा जाता है। चूना पत्थर रूपांतरित होके, कायांतरित होके, चेंज होके क्या बनता है। वेरी गुड, कई बच्चों का जवाब परफेक्ट आ रहा है। कंपटीशन ज्यादा होने वाला है, ज्यादा लोग इस बार एग्जाम में पार्ट करेंगे, तो आपकी तैयारी भी उस लेवल की होनी चाहिए। संगमरमर बनता है बदलने के बाद, चूना पत्थर बदलने के बाद संगमरमर का रूप ले लेता है, इस बात को याद रखना बच्चों, ठीक है। रिफ्ट घाटी निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। रिफ्ट घाटी जानते हो, रिफ्ट घाटी को समझाऊंगा। ये घाटी, ये वैली, ये दर्रे से सवाल बनने वाले बच्चों, आपको याद रखना है। एक दिन ट्रिक वाली भी क्लास लूंगा आप सबकी ना, ताकि आप चीजों को याद कर सको अच्छे से। जवाब दीजिए, रिफ्ट घाटी निम्नलिखित में से किसका परिणाम होता है। रिफ्ट घाटी कैसे बनते हैं, और भूगोल को अंडरस्टिमेट मत करना, 4 से 5 क्वेश्चन भूगोल के भी आते हैं। रिफ्ट घाटी निम्नलिखित में से किसका परिणाम है, कमेंट करके जवाब दीजिए। जवाब दीजिए, रिफ्ट घाटी किसका परिणाम होता है, कमेंट करके जवाब दीजिए। रिफ्ट घाटी किसका परिणाम होता है, कमेंट करके जवाब दीजिए। किससे बनता है रिफ्ट घाटी। हाँ देखो, मेरे को पता है आप लोग छत्तीसगढ़ तगड़ा करके बैठे हो कंप्यूटर, ये सब सवाल छोड़ना नहीं है। नहीं नहीं, हम मैथ्स भी लाएंगे। अपर्दन से बनता, अपर्दन क्या होता है समझिए। देखिए ये है रिफ्ट घाटी, अगर आप गौर कर पा रहे हो, अगर इस ड्राइंग को देखना, जो बीच में दरारें आई है उसे रिफ्ट वैली कहते हैं। रिफ्ट घाटी देख रहे हो, रिफ्ट घाटी एक स्थल रूप होता है जिसका निर्माण हलचल के कारण, अगर भूकंप आया, हलचल के कारण, वहां की मिट्टी या वहां का सामान हटने के कारण बनता है। सामान्यतः ये पर्वत श्रेणी और उच्च भूमियों के बीच और घाटियों के बीच ये बनता है, अक्सर झील निर्मित करता है। रिफ्ट घाटी कैसे बनता है, जब भूकंप आ जाता है तो वो जगह सरक जाती है, प्लेट सरक जाते हैं, तो वहां से एक प्रकार का वो बन जाता है, एक प्रकार का समझ लीजिए घाटियां बन जाती है, झीलें बन जाती है। रिफ्ट घाटी का ये मतलब होता है, इस बात को याद रखना। रिफ्ट वैली वाले सवाल कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। यदि 0 डिग्री बर्फ के टुकड़े को एक बर्तन में मिलाया जाता है तो उसमें पानी 0 डिग्री पर होता है, तो अगर 0 डिग्री बर्फ के टुकड़े को एक बर्तन में मिलाया जाता है जिसमें पानी भी 0 डिग्री पे होगा, उस स्थिति में क्या क्या संभावनाएं हैं, मुझे कमेंट करके बताइए बच्चों। जवाब दीजिए बच्चों, मैं क्लासेस को आपको समझा भी रहा हूं और टॉपिक वाइज क्लियर भी कर रहा हूं। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। अगर 0 डिग्री बर्फ के टुकड़े को, जवाब दीजिए क्या होता है। ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है, सीजीपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। एक लेवल ऊपर ही सवाल आएगा, सरल सरल सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आप सरल सवाल पढ़ के खुद को खुश कर सकते हो, पर याद रखना ये टॉपिक अलग होता है। जवाब दीजिए, कोई बर्फ नहीं पिघलेगी इज द करेक्ट आंसर। कोई भी बर्फ नहीं पिघलेगी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। जब तापमान समान होगा तो चेंजेस कहां से आएंगे, अगर तापमान समान होगा तो चेंजेस नहीं आएंगे, इस बात को याद रखना। अगला क्वेश्चन, मैटूर बांध किस नदी पर बना है, कमेंट करके बताइए मुझे। मैटूर बांध किस नदी पर बना है, सवाल पूछे जाएंगे भूगोल से, भूगोल की टॉपिक को पढ़ के चलना है। मैटूर बांध किस नदी पर बना है, कमेंट करके मुझे जवाब दीजिए। मैटूर बांध, और ऐसे लॉजिकल सवाल बहुत सारे आने वाले हैं। अगर आप इन सब सवालों को छोड़कर सिर्फ कंप्यूटर छत्तीसगढ़ में ध्यान दोगे, फंस जाओगे। उसकी क्लास तो मैं लूंगा, पर आपको यह सामान्य अध्ययन भी पढ़ाना जरूरी है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैटूर बांध किस नदी पर बना है, जवाब दीजिए। कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसको पढ़ा है और इसका सही जवाब दे सकता है। यह है कावेरी नदी पर बना है मैटूर बांध। किस नदी पर बना है, कावेरी नदी पर बना है मैटूर बांध। समझिए बेटा, मैटूर बांध अगर आप देखना चाहो तो यूट्यूब पे देख सकते हो, वो इस टाइप का है। मैटूर बांध भारत में कावेरी नदी में सन 1934 में बनाया गया। मैटूर बांध को भारत में, याद रखिए, कावेरी नदी में सन 1934 को बनाया गया। यह तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है। कौन से राज्य में अगर सवाल आएगा तो तमिलनाडु आपको टिक करना है। या एक विशाल बांध है, या कावेरी नदी का एक गार्ज पर बना है। कावेरी नदी मैदान से उतरती है और यह बांध मैटूर जल विद्युत परियोजना का एक अंग है। बहुत सारे टर्म्स हम क्लियर कर रहे हैं कि मैटूर बांध कौन सी नदी पर है, कावेरी पर है। कौन से सन में बना है, 1934 में। ये तमिलनाडु में सबसे बड़ा बांध है, तो स्टेट हो गया तमिलनाडु हो गया। और ये मैटूर जल विद्युत परियोजना इस पे काम करती है। तो मैटूर बांध को आप देख लीजिए, इस पॉइंट को नोट करके रखिए और अच्छे से याद करके चलिए बच्चों। मैटूर बांध को मैंने लगा दिया है ताकि आप उसको गलत ना करें, बहुत बढ़िया है और ये तमिलनाडु में है, इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, महेंद्रगिरी चोटी स्थित है, जवाब दीजिए मुझे। महेंद्रगिरी चोटी, और याद रखना आपके दर्रे, पर्वत, पठार, नदियां, घाटियां, वैली, इन सबसे भर भर के सवाल आते हैं। और याद रखना कि इस बार पेपर लेने वाला है सीजीपीएससी, बाहर के लोग भी फॉर्म डालने वाले हैं, समय है कम, तो टॉपिक ऐसे चॉइस करें जो आपके लिए ऑथेंटिक हो।
है ना, ताकि आप उसको अच्छे से बना सके बच्चों। जवाब दीजिए, महेंद्रगिरी पर्वत, महेंद्रगिरी चोटी स्थित है, कहां स्थित है, कमेंट करके जवाब दीजिए, कहां स्थित है महेंद्रगिरी चोटी, बताइए बेटा। पूर्वी घाट में स्थित है, समझेंगे इसको। महेंद्रगिरी भारत के उड़ीसा राज्य के गजपति जिले में पूर्वी घाट का एक 1501 मीटर का ऊंचा पर्वत है। देखो मैं पहले क्लियर कर रहा हूं, महेंद्रगिरी कहां है, भारत के उड़ीसा राज्य में। तो महेंद्रगिरी पर्वत भारत के उड़ीसा राज्य में है, और यह कहां है, उड़ीसा राज्य के गजपति जिले के पूर्वी घाट में है। गजपति जिला, कभी कभी जिला पूछ देता है। 1501 मीटर की इसकी ऊंचाई है। यह एक ऐतिहासिक पर्वत का रामायण में उल्लेख है, याद रखिए इसका उल्लेख रामायण में है। यह कोरपुर जिले के दो माली पर्वत के बाद उड़ीसा का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है। एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आप लोगों को बना के दे रहा हूं कि महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा राज्य में है, पूर्वी घाट में है, गजपति जिले पे है, हाइट है 1501, और रामायण काल में जिसका उल्लेख है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। इस चीज को कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा बच्चा। अगला, विख्यात दिलवाड़ा का मंदिर कहां स्थित है, कमेंट करके जवाब दीजिए। विख्यात दिलवाड़ा का मंदिर कहां स्थित है, कमेंट करके जवाब दे मुझे प्यारे बच्चों। अच्छा सवाल है ये, और ये देखिए जितनी भी सवाल पूछ रहा हूं सामान्य अध्ययन में, जनरल स्टडीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इनपुट डाल रहे हैं, एक एक टॉपिक को निकालना है हमको। क्यों? क्योंकि सवाल आएंगे। लेबर में 65 नंबर के आएंगे, वार्डन में 15 के आने वाले हैं। तो अगर हम लेबर को पकड़ेंगे तो वार्डन ऐसे निकल जाएगा। जवाब दीजिए, विख्यात दिलवाड़ा का मंदिर कहां स्थित है, कौन बताएगा मुझे? वेरी गुड, दिलवाड़ा का मंदिर कहां है? राजस्थान में है। समझेंगे इसके बारे में। अगर कभी नहीं गए हो तो ड्राइंग देख लो, भव्य मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। दिलवाड़ा का मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। देख लीजिए बेटा, ये राजस्थान के राज्य हुआ, राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। इस पॉइंट को फोकस ऑफ रखना। क्या? राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुआ। यह शानदार जैन मंदिर है और जैन तीर्थकों के लिए समर्पित है। एक ही क्वेश्चन में मैंने इतने फैक्ट क्लियर कर दिए कि आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दिलवाड़ा का मंदिर क्या है? 5 मंदिरों का समूह है। यह राजस्थान में है, सिरोही जिले में है और माउंट आबू नगर में है। एक एक लोकेशन क्लियर हो गया। 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच इसे बनाया गया है और यह जैन मंदिर है और जैन तीर्थकों के लिए समर्पित है। ऐसे चीजों को अगर आप याद करते हो उसको बोलते हैं पक्की तैयारी। ठीक है, अगला आ जाते हैं। निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? अगर किसी को निमोनिया हो गया है तो वो किस अंग को डैमेज करता है? कोरोना के टाइम ये निमोनिया रोग बहुत ज्यादा हो रहा था और लोग निमोनिया के कारण उनकी मौत हो जा रही थी। एक अंग था जिसमें पानी भर रहा था और उसके कारण वो डैमेज होकर मरना चालू हो गए। मैक्सिमम लोगों की मौत निमोनिया के कारण हुई थी कोरोना के बाद। तो जवाब दीजिए, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मुझे कमेंट करके बताया बच्चों। सवाल बहुत तगड़ा सवाल है, जवाब दीजिए। और एक बात जब मैं बता दिया हूं कि जब मैं क्लास लेते रहता हूं तो मुझे व्हाट्सएप मत कीजिए बच्चों। मैं पढ़ा रहा हूं तो उससे मुझे तंग मत कीजिए। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? वो है फेफड़ा। वेरी गुड बेटा, फेफड़ा। समझेंगे, ये है फेफड़ा। अगर आप ड्राइंग देख पा रहे हो, ड्राइंग दिखाने का मकसद ये होता है कि आपको चीजें याद रखती है। निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करने वाली एक गंभीर बीमारी है। इससे पीड़ित को फेफड़े में पानी भर जाता है और उसमें सूजन आ जाती है। पानी भर जाता है और उसमें सूजन आ जाती है और बीमारी के 1-2 दिन में फेफड़े में मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। निमोनिया की असली कारण बैक्टीरिया और वायरस का सबसे पहले आना होता है। तो कोरोना के बाद सबसे ज्यादा निमोनिया हुआ लोगों को और लोगों की डेथ हो गई। तो अगर आप फेफड़े का चित्र देख रहे हैं, ये समझ पा रहे हैं निमोनिया के कारण ही होता है। इस ड्राइंग से आप क्लियर कर लीजिए बच्चों और एक एक पॉइंट को क्लियर करिए ताकि आपको याद रखे कि पानी भरने के कारण फेफड़ा काम करना बंद कर देता है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? जवाब दीजिए मुझे, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? जवाब दीजिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? अच्छा सवाल है ये, तो कमेंट करके बताइए मुझे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम में आता है और आपको पता होना चाहिए। सांस लेने में तकलीफ होगा ना, फेफड़े में प्रॉब्लम आया, पानी भर गया तो सांस को छानेगा कैसे? विटामिन ए का रासायनिक नाम कौन बताएगा मुझे? बिल्कुल सही है, रेटिनॉल इज द करेक्ट आंसर। समझेंगे विटामिन ए का कार्य शरीर की बाहरी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और आंखों के वर्णक के रोडास्पिसिन के लिए जरूरी होता है। मतलब आंखों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके स्किन के लिए भी इंपॉर्टेंट है विटामिन ए। रोशनियों के लिए, हड्डियों के विकास के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, है ना। इसे फैट सैबुलेल विटामिन भी कहा जाता है। याद रखिए विटामिन ए किससे किससे मिलता है? खाने पे गाजर खाइए, बहुत ज्यादा मिलता है।
और विटामिन ए में गाजर ही सबसे मेन इसका सोर्स होता है स्टूडेंट। तो विटामिन ए से ये सवाल आएगा कि रासायनिक नाम क्या होता है और ये इससे कौन सी बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी से मैक्सिमम टाइम रतौंधी हो जाता है। रतौंधी, अगर रतौंधी किसी को हो गया है तो बहुत दिक्कत जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिए, हड्डी के विकास के लिए और त्वचा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। परमाणु के विद्युत आवेशित होते हैं, परमाणु विद्युत आवेशित होते हैं, हरी सब्जी में भी रहता है। जवाब दीजिए, परमाणु विद्युत आवेशित रहते हैं, विद्युत आवेशित रहते हैं परमाणु। जवाब दीजिए बच्चों, अच्छा सवाल है। परमाणु विद्युत आवेशित होते हैं, कमेंट करके जवाब दीजिए, परमाणु विद्युत आवेशित होते हैं। अच्छा सवाल है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, सारे बच्चे मुझे कमेंट करके जवाब देंगे, परमाणु विद्युत आवेशित होते हैं। नहीं नहीं, देखो मैं जानता था कि आप लोग, देखिए आप लोग अपने सबसे वीक पोर्शन पे काम करें। जहां तक मैं देख पाता हूं, जब साइंस के क्वेश्चन की बात आती है आप लोग के जवाब डाउन हो जाते हैं क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। उदासीन होता है, उदासीन, इसको न्यूट्रल बोलते हैं, याद रखना। परमाणु का द्रव्यमान 99.94 से अधिक भाग नाभिक में होता है। प्रोटॉन सकारात्मक विद्युत आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन नकारात्मक विद्युत आवेश होता है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है, उसमें कोई भी आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता। याद रखना बच्चों, अगर आपने अपने साइंस भूगोल को नहीं संभाला तो 15 खा जाओगे अपने। ठीक है, इस बात को याद रखना, इसलिए वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से किसमें आयनिक बंध बनता है, कमेंट करके बताइए। इनमें से किसमें आयनिक बंध बनता है, मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे लग रहा है कि बफरिंग हो रही है, और आज बफरिंग हुआ तो कल मैं सबसे पहले अपने इंटरनेट वालों को दूंगा बत्ती। अगर आज मेरे इस क्लास अटका ना तो सबसे पहले कल सुबह उनकी क्लास लगाऊंगा मैं। जवाब दीजिए, आयनिक बंध क्या होता है समझाऊंगा, पहले बताएंगे इनमें से किसमें आयनिक बंध बनता है। जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर। आयनिक बंध किसमें बनता है, कमेंट करके बताएंगे मुझे प्यारे बच्चों। आयनिक बंध किसमें बनता है, कमेंट करके बताएंगे। आयनिक बंध, हाँ अटक तो रहा है ये, और ये लोग आज मार खाएंगे कल मेरे हाथ से, बहुत नाटक हो गया इन लोगों का। किसमें बनता है आयनिक बंध, कमेंट करके जवाब देंगे। आयनिक बंध किसमें बनता है, सारे बच्चे मुझे जवाब देंगे। आयनिक बंध किसमें बनता है, कमेंट करके बताइए। हाँ बफरिंग तो है, केसीएल, केसीएल में आयनिक बंध बनता है। समझे बेटा, आयनिक बॉन्ड होता क्या है, हमने आयनिक बंध आयनिक बंध आयनिक बंध 1000 बार सुना होगा। एक धातु से अधातु में, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, जो रासायनिक बंध बनता है, एक धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से रासायनिक बंध बनता है, उससे आयनिक बंध या आयनिक बॉन्ड या कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोवोल्टेंट बॉन्ड कहते हैं। उदाहरण के लिए जब सोडियम धातु क्लोरीन गैस के साथ, जो कि अधातु है, एक दूसरे के पास लाया जाता है तो तीव्र अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। समझेंगे बच्चा, जब सोडियम धातु को क्लोरीन के पास लाया जाता है तो इन लोग अभिक्रिया करके बना लेते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो यहां पे जो सोडियम है वो धातु है, क्लोरीन है वो अधातु है, और दोनों बना लेते हैं आयनिक बॉन्ड, इसको कहते हैं आयनिक बंध। तो याद रखिए, आयनिक बंध बनाने के लिए एक अधातु चाहिए और एक धातु चाहिए। याद रखिए, छत्तीसगढ़ से आप पास नहीं हो सकते, आपको साइंस, आपको भूगोल, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, वरना आप पास नहीं कर पाओगे एग्जाम को। अगला क्वेश्चन, जो नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती वह है। जवाब दीजिए, जो नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती वह नदी कौन सी है, कमेंट करके बताइए मुझे। जो नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती उस नदी का नाम मुझे कमेंट करके बताएंगे, और आप जवाब दीजिए क्योंकि मेरा इंटरनेट थोड़ा सा इशू कर रहा है और कल ये लोग गाली खाएंगे मेरे हाथ से, मुझे लग रहा है अब इन लोगों को। ठीक है, जो नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करता, आप लोग कमेंट करते रहिए बच्चों, मैं एक बार ये सेटिंग करके देखता हूं ना। ठीक है, जो नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करता, हाँ अब मेरे सामने थोड़ा सा क्लियर आना चालू हो गया। ये ना बहुत नाटक चल रहा है इन लोगों का। जो नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करता वो कौन सी नदी है, कमेंट करिए बेटा। ताप्ती है, ताप्ती नदी है। समझेंगे, नदी डेल्टा किसी नदी के प्रवाह में बहने वाला तलछट, अवसाद जैसे मिट्टी और अन्य सामग्री ऐसे स्थान पे ठहरने व फैलने से बने त्रिभुजाकार के स्थल रूप को डेल्टा कहते हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने एक ड्राइंग लगाया है। ठीक है, यही है डेल्टा का रूप। डेल्टा बनता कैसे है, जहां नदी का बहाव धीमा हो जाता है, ऐसी जगहों में देखा जाता है जहां नदी किसी महासागर, समुद्र, झील, अन्य जलाशय में प्रवेश करती है, वहां पे डेल्टा बनता है। डेल्टा होता क्या समझिए, किसी नदी का प्रभाव, है ना, किसी नदी का प्रभाव बने तलछट ऐसे स्थान पे ठहरने से त्रिभुजाकार के रूप में स्थल रूप ले लेता है। नदी का पानी का जमाव आ जाता है, उसे डेल्टा कहते हैं। तो ताप्ती नहीं बनाती है, बाकी महानदी, कृष्णा और कावेरी नदी डेल्टा का निर्माण करती है बच्चों। डेल्टा में जो जमीन होता है बहुत उपजाऊ होता है, इस बात को याद रखना। डेल्टा में जो नदी का जमीन होता है वो बहुत उपजाऊ होता है आसपास का। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली थी, किसे मिला पहला दादा साहब
फाल्के पुरस्कार, कमेंट करके बताइए मुझे किसे मिला पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार? दादा साहब फाल्के पुरस्कार जवाब दीजिए। हमने प्रथम की बात की है, उसके बाद हम लेंगे 2021 का। देखिए 21 का पुरस्कार दिया जाता है 22 में, है ना। हम प्रथम ले लेते हैं, फिर हम लेंगे 21 का। जवाब दीजिए। और सभी को पता है देविका रानी इज द करेक्ट आंसर। तो देविका रानी हो गया 21 में। 22 में जो पुरस्कार मिलता है वो 21 वालों को दिया जाता है। तो किसे दिया है गया है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 का नाम जो बच्चा सीरियसली तैयारी कर रहा है वो जवाब देगा। 2021 का दादा साहब, मतलब 22 में जो पुरस्कार दिया गया 21 का, वो किसे दिया गया? कमेंट करके बताइए मुझे किसे दिया गया है, कमेंट करके जवाब दीजिए। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? मतलब 2021 का दिया गया रजनीकांत को। बेटा जिनको नहीं पता है लिख लीजिए, रजनीकांत को दिया गया था। सारे बच्चे कॉपी में नोट करके रखिए, इसको रजनीकांत को दिया गया था। याद रखना, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामजद किए जाते हैं? कमेंट करके जवाब दीजिए। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट करना, नामजद को थोड़ा सा ज्यादा हिंदी हो जाएगा, नॉमिनेट किए जाते हैं। जवाब दीजिए मुझे कितने लोगों को नॉमिनेट किया जाता है? अच्छा सवाल है। 2020 में अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना को भी दिया गया था ना। जवाब दीजिए क्या होगा? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं? कमेंट करके बताइए मुझे। 12। ठीक है, समझेंगे बेटा कि राज्यसभा का मतलब क्या होता है? राज्यसभा भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है, जबकि लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकते हैं, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो मतलब फिल्म स्टार हो, कोई भी ऐसा आदमी हो जो अच्छा काम कर रहा है, उनको नॉमिनेट किया जा सकता है। कोई बताएगा मेरे को कार्यकाल कितना होता है? कोई बताएगा राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? कमेंट करके जवाब दीजिए। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? कमेंट करके बताइए। अच्छा सवाल है। और राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, इस बात को याद रखना। क्या होता है? स्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता, इस बात को याद रखना। कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा कि इसको भंग कर दोगे। कार्यकाल 6 साल का होता है। वेरी गुड बच्चा, 6 साल का होता है, स्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं कर सकते। जबकि लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह में भंग किया जा सकता है, स्टेबल होता है। करेक्ट आंसर, वेरी गुड बच्चों। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? कमेंट करके बताएंगे मुझे, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? वेरी गुड राकेश, कमेंट करना चालू करेंगे। ब्रह्म समाज के संस्थापक, सवाल अच्छा है, जवाब दीजिए मुझे कमेंट करके। कमेंट करके बताइए बच्चों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? जवाब दीजिए मुझे प्यारे बच्चों, कौन थे ब्रह्म समाज के संस्थापक? ये तो आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग इस नाम को नहीं भूल सकते, पर जो बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेना, गलत नहीं होना चाहिए। ब्रह्म समाज के संस्थापक का नाम था राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। यह डेटा याद रखना बच्चों, स्टूडेंट, इस डेटा को कोई नहीं भूलना। राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। यह डेटा कोई बच्चा भी भूलेगा नहीं और गलत नहीं करेगा। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको बनाने आना चाहिए स्टूडेंट। तो मेरे हिसाब से यह क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? अच्छा सवाल है, जवाब दीजिए। भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई है बताइए। संसद की प्रणाली, कि भैया संसद होता क्या है, तब तक मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। संसद में कौन कौन होते हैं? आपका राज्यसभा होता है, प्लस लोकसभा होता है ना, प्लस कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इससे मिलके संसद का निर्माण होता है। ये तो कॉमन एक जानकारी है, पर आप बताइए कि भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई थी? वो है ब्रिटेन। करेक्ट आंसर है। भारत में कौन सी संसदीय प्रणाली कहती है? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हमारा संविधान ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, जो कि लोकसभा के विश्वास को बनाए रखते हुए सरकार की नीति के निर्माण और कानून में इसके प्रसारण के लिए कार्यपालिका को जिम्मेदार मानता है। मतलब लोकसभा में जो चीज पारित हो गया उसको मानना पड़ता है। भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 74, 74 और 75 केंद्र के संसदीय प्रणाली को प्रदान करता है। इस बात को अच्छे से कॉपी में नोट करके रखिए, ठीक है। और भारत में संसदीय प्रणाली कब लागू हुई? 1853 के चार्टर अधिनियम ने सरकार को आधुनिक संसदीय प्रणाली की नींव डालने में मदद करी। तो
तो ये भी आप अपने पॉइंट में नोट करके चलिए कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, जिसमें लोकसभा पे विश्वास, लोकसभा क्या होता है, बहुमत दल का नेता जिसको हम प्रधानमंत्री मानते हैं, उनके काम को लोकसभा के द्वारा ही देखा जाता है और इसे जिम्मेदारी लिया गया है कि उसी को मानना है। और ये अनुच्छेद 74 टू 75 में मेंशन किया गया है और चालू कब किया गया है, 1853 के चार्टर्ड अधिनियम के अनुसार। तो सारे बच्चे इस पॉइंट को नोट डाउन जरूर करना। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहां शुरू हुई? आपूर्ति मतलब विद्युत के लिए, मतलब विद्युत को लाना, जो बिजली आप पा रहे हो उसको आपूर्ति सबसे पहले कहां शुरू की गई है? कमेंट करके बताएंगे मुझे सारे बच्चे। विद्युत आपूर्ति कहां शुरू की गई है? कमेंट करके बताएंगे मुझे सारे के सारे बच्चे। अच्छा सवाल है, कोई बच्चा भी अटकेगा नहीं, जवाब दीजिए। कहां की गई है विद्युत आपूर्ति? कहां सबसे पहले चालू की गई थी? कहां से ली गई थी? देखो ये याद रखिए, अलग अलग डिपार्टमेंट है। इसका सही आंसर है दार्जिलिंग। आपूर्ति दार्जिलिंग से चालू की गई थी, फिर धीरे धीरे महानगरों में आई थी ना। जवाब दीजिए, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? भटनागर पुरस्कार, देखिए सवाल बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं, सामान्य अध्ययन आएगा और आपको ताबड़तोड़ तैयारी करना है। जवाब दीजिए, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? जवाब दीजिए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? कमेंट करके बताएंगे मुझे प्यारे बच्चों, किस क्षेत्र में मिलता है? वेरी गुड वेरी गुड, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मिलता है। देखो इसके क्षेत्र बहुत सारे हैं ना, देखिए जीव वैज्ञानिक, रासायनिक, पार्थिव, पर्यावरण, सागरीय, गहरीय, अभियांत्रिक, गणितीय, चिकित्सा एवं भौतिक के क्षेत्रों में दिया जाता है। इसके क्षेत्र बहुत है पर इसको माना जाता है विज्ञान के क्षेत्र में इसे दिया जाता है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन, ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? पहले तो आर्यभट्ट ने बता दिया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और सूर्य स्थिर है, पर जो लीगल नियम डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसके बारे में बात हो रहे हैं। ग्रहों के गति का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? मुझे कमेंट करके जवाब दीजिए बच्चों, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? मुझे कमेंट करके जवाब दीजिए। ग्रहों के गति का नियम, प्यारा सवाल, बेस्ट क्वेश्चन है, कमेंट करके बताओ किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हाँ क्या है, अलग अलग आ रहा है बेटा। ग्रहों के गति का नियम, ग्रहों के गति का नियम, हाँ किसने दिया था? केपलर ने दिया था। करेक्ट आंसर है, केपलर ने दिया था ग्रहों के गति का नियम। करेक्ट आंसर है केपलर के ग्रहों के गति का नियम। जैसे आप इस ड्राइंग में समझ पा रहे हैं कि सूर्य स्थिर है, सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये नियम दिया था। क्या दिया था कि ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा कक्षीय अवधि के वर्ग अर्ध दीर्घ कक्षा में सेमी मेजर एक्सिस के घन के समानुपाती होता है। किसी ग्रह की कक्षीय अवधि उसकी वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध प्रमुख अक्ष के घन के सीधे समानुपाती होती है। यह है नियम। तो देख लीजिए कि सूर्य अपनी जगह पे हमारा तारा स्थित है और मोशन करने वाली है हमारी प्लैनेट्स। इस बात को याद रखिए, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। यही लॉ, इसको कहा गया केपलर के द्वारा। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? जवाब दीजिए, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? अच्छा सवाल है और प्रश्न संख्या भी आप मेंशन करिए। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? कमेंट करके बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? कमेंट करके जवाब दीजिए। पढ़े हो कभी इसके बारे में? क्योंकि सवाल ऐसे कई बार पूछे गए हैं। कब दिया गया? जवाब दीजिए, 1969 इज द करेक्ट आंसर। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1969 में, ठीक है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड बी नोबेल द्वारा 1895 से 5 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिक में दिया जाता है, रसायन विज्ञान में दिया जाता है, शरीर विज्ञान में दिया जाता है, चिकित्सा साहित्य में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के लिए 1969 में चालू किया गया। अल्फ्रेड नोबेल ने एक बम का आविष्कार किया था, डायनामाइट। इस बात को याद रखना, डायनामाइट का आविष्कार किए थे, जिससे जो पैसा आया उसी के जरिए ये जो उसका ब्याज आता है उसका नोबेल पुरस्कार बांटा जाता है पुरस्कार राशि के रूप में। वेरी गुड बेटा। अगला क्वेश्चन, प्रथम एशियाई खेल कहां आयोजित किए गए? कमेंट करके बताइए मुझे। प्रथम एशियाई खेल कहां आयोजित किए गए? कमेंट करके बताएंगे मुझे। अच्छा सवाल है ये, प्रथम एशियाई खेल कहां आयोजित किए गए? ये सवाल पूछा गया है कई बार। कमेंट करके बताइए, प्रथम एशियाई खेल कहां आयोजित किए गए हैं? जवाब दीजिए। हाँ पढ़ना, एक एक टॉपिक पढ़ के जाना, छोड़ मत देना। कहां आयोजित किए गए थे प्रथम एशियाई खेल? हाँ करेक्ट है, पर कई बच्चे गलत भी है बेटा। एशियाई खेल की बात हो रही है, नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे, सब टोक्यो ठोके पड़े हैं। इसी में गलती होता है, इसी में गलती होता है। एशियाई खेल है प्रथम बार
कितने में? 1951 में नई दिल्ली में चालू किया गया था। खेल गांव बनाया गया था, याद है कि नहीं? ये प्रतिवर्ष 4 वर्षों में होता है, 4 वर्षों में एक बार होता है एशियाई खेल। ठीक है, इसको गलत क्यों करते हो बच्चों? रॉन्ग नहीं होना चाहिए। प्रथम एशियाई खेल कहां आयोजित किया गया है? पहला नई दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस्लाम की स्थापना कब हुई? जवाब दीजिए, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई है? कमेंट करके बताइए मुझे, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई है? अच्छा सवाल है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। जवाब दीजिए, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई है? वेरी गुड मंगल, इसको कॉपी में नोट करोगे। चलो बताओ तो, इस्लाम धर्म कब स्थापना हुई? देखिए कुछ क्वेश्चन हम धार्मिक भी लेंगे, बौद्ध धर्म से भी लेंगे, जैन धर्म से भी लेंगे, वैसे सवाल भी पूछा जाएगा। जवाब दीजिए, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई? कमेंट करके बताओ मुझे। वेरी गुड, नहीं, ये 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म आ गया था। ठीक है, इस चीज को याद रखना, 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म आ गया था। इस पर इतनी बात करेंगे। वायु प्रदूषण के लिए प्रमुख कारक कौन है? हमारे वातावरण में प्रदूषण का प्रमुख कारण, देखिए इससे ना ओजोन की लेयर में भी प्रॉब्लम आता है, ओजोन के परत में भी समस्या आती है बच्चों। तो कमेंट करके बताइए, वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य घटक, मुख्य कारक कौन सा है? कमेंट करके बताओ मुझे। चलो, वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारक, मुख्य घटक कौन सा है? हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या होता है, अब आपके कार से, बाइक से और जितने भी ईंधन में चलने वाली चीजों से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, तो बहुत घातक है, जहरीला है, इससे आदमी मर भी जाएगा। इस चीज को याद रखना। बॉक्साइट की प्राप्ति किससे होती है? जवाब दीजिए, बॉक्साइट अयस्क जानते हो ना, ये बॉक्साइट मिलता कहां है? जवाब दो मुझे कमेंट करके। बॉक्साइट मिलता कहां है? कमेंट करके बताओ मुझे। सवाल अच्छा है, कोई बच्चा भी गलत रॉन्ग नहीं करेगा। बॉक्साइट की प्राप्ति कहां से होती है? कमेंट करके बताइए मुझे प्यारे बच्चों, बॉक्साइट की प्राप्ति कहां से होती है? कौन सी जगह से होती है बताओ मुझे बॉक्साइट की प्राप्ति? वेरी गुड राकेश, सामान्य अध्ययन बहुत अच्छा टॉपिक है। पालूम से होती है, बॉक्साइट की प्राप्ति पालूम से होती है। वेरी गुड, शाबाश, ये सवाल बहुत तगड़ा है और ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे तो गलत नहीं होने चाहिए। बॉक्साइट की प्राप्ति कहां से होती है? पालूम से होती है। वेरी गुड। भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट कहां लगा था? उर्वरक प्लांट, जवाब दीजिए। उर्वरक क्रांति को क्या कहा जाता है, यह भी बताना कमेंट करके। क्या कहा जाता है? चलिए जवाब दीजिए, उर्वरक क्रांति को कौन सी क्रांति कहते हैं? जवाब दीजिए, उर्वरक क्रांति को कौन सी क्रांति कहते हैं? ठीक है, सिकंदरी में पहला प्लांट लगाया गया था आपका किसका? उर्वरक का। भूरी क्रांति कहते हैं। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है सबका। तो देखिए सेशन मैं तगड़ा देता हूं, सारे बच्चे वीडियो में लाइक ठोक दिया करो और लाल कलर का बटन दबा के मेरे को खुश कर दिया करो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नौसैनिक शक्ति था? किसके पास नौसैनिक शक्ति था? कमेंट करके बताइए मुझे, किसके पास नौसैनिक शक्ति था? कमेंट करके बताइए मुझे, किसके पास नौसैनिक शक्ति था? जवाब दीजिए, किनके पास था नौसैनिक शक्ति? जवाब दीजिए मुझे कमेंट करके, नौसैनिक शक्ति किसके पास था? जवाब दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, चोल। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, कमेंट करना चालू करेंगे। हाँ, चोल की राजधानी कोई बताएगा कमेंट करके मेरे को? चोल की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताइए। चोलों की राजधानी क्या थी? कमेंट करके बताइए मुझे, चोलों की राजधानी क्या थी? चोलों की राजधानी कोई जवाब देगा? पढ़े हो कभी? चोल की राजधानी क्या थी? कमेंट करके बताइए बच्चों मुझे, चोल की राजधानी क्या थी? कमेंट करके बताइए। आता है सवाल कि चोल की राजधानी क्या है, जवाब दीजिए करके सवाल पूछे जाते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कमेंट करके जवाब दीजिए। कोई है? विजयला, विजयला, चोल की राजधानी कौन बताएगा? ठीक है, सबसे फेमस राजधानी लिख दे रहा हूं मैं, तंजावुर। ये जितनी भी राजधानी कमेंट कर रहे हो सही है, सबसे फेमस थी तंजावुर। मौर्य काल का अंतिम राजा कौन था? हमको संस्थापक भी जानना है। मौर्य काल का जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। संस्थापक भी जानना है और अंतिम राजा भी कमेंट करके बताइए। विजयाल, ठीक है राकेश, देख लेंगे।
मौर्य काल का अंतिम राजा कोई है जो सही जवाब देगा? मौर्य काल का अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ। ठीक है। संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। संस्थापक कौन थे? ठीक है, अंतिम राजा टिक करता हूं, वेरी गुड। संस्थापक कौन थे ये मुझे कमेंट करके बताइए। मौर्य काल का अंतिम राजा ये तो हो गया। संस्थापक देखिए, चाणक्य ने सहायता किया घनानंद को हराने के लिए और एक आम आदमी को बनाया राजा। चंद्रगुप्त मौर्य बोलिए बेटा पूरा, चंद्रगुप्त मौर्य। एक आम आदमी को चाणक्य ने अपनी दिमाग से, कूटनीति से एक महान राजा बनाया, है ना, और घनानंद को पराजित किया इन लोगों ने, है ना। नंदा डायनेस्टी को पराजित करके इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करी, महान मौर्य वंश की। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। देखो बच्चों, मैंने प्रश्न तो 40 किए थे पर कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक था, इसकी वजह से मैंने उसको डिक्लाइन कर दिए।